मौलाना मोहम्मद हनीफ पहुंचे हैं गांव टीकरी में। सैकुल के परिजनों के पास सैकुल की जिस तरह मौत हुई वो आप सभी लोग जानते हैं, और आगे क्या काम होगा, क्या कार्रवाई किस तरह चलेगी, क्या क्या इसमें हुआ है, तो मौलाना साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब को मेवात का गांधी भी कहा जाता है और आंदोलनों में इन्होंने कभी कदम पीछे नहीं हटाए, ये आगे ही बढ़ते चले गए हैं और इन्होंने आंदोलनों में कामयाबी भी हासिल की है। एक नासिर जुनैद के मामले में इनका साथ अगर पूरे गांव ने दिया होता तो आज नतीजा कुछ और ही होता। नासिर और जुनैद को इंसाफ नहीं मिला, ये कहने को बात नहीं रहती। इंशाल्लाह अंजाम को पहुंचते वो लोग जिन्होंने नासिर और जुनैद को मौत के घाट उतारा और उनको जिंदा जला दिया गया। तो हम अब सैकुल के बारे में क्या राय है मौलाना साहब से जानते हैं। मौलाना साहब, सैकुल की जिस तरह निर्मम तरीके से पुलिस कस्टडी में उनको 3rd डिग्री का टॉर्चर दे देकर मार दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम पहली बात तो ये है हमारी कि हम पुलिस से पूछते हैं कि आप इंसान हो या आप इंसान के रूप में कोई और हो। अगर सैकुल का कोई कसूर था तो कानून उस कसूर के लिए मौजूद है। हमारा भारत का संविधान मौजूद है, संविधान के मुताबिक उसको सजा जो भी होनी चाहिए वो दे सकते थे, लेकिन आपने उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया, उसका टॉर्चर करके इतनी बुरी तरह से मारा है। तो ये हुकूक इंसानी के लिए भी हम लड़ेंगे। इसके लिए हुकूक इंसानी की जितनी तंजीमें, सारी तंजीमों को हम यहाँ टीकरी में बुलाएंगे और हम जो है इसका ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो मौलाना साहब, जैसे 302 का जो मुकदमा दर्ज हुआ है जी, और पोस्टमार्टम भी हो चुका है, डेड बॉडी भी दफना दी गई है और पोस्टमार्टम की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, तो पुलिस का जो कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में जो केस है उसमें धाराएं लगाई जाएंगी, तो उसके बारे में कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि पोस्टमार्टम कराने में हमने चूक की, लेकिन जो चूक हुई है उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले तो हम ये है कि पुलिस कस्टडी में जो उसकी मौत हुई है, पुलिस कस्टडी में मौत होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम जो है पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की धाराओं के नीचे लाकर और फिर उनकी अदालत में जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई जो अभी तक हो चुकी है उसके बारे में आश्वासन भी दिया गया है और हमारे जो नेता हैं उन्होंने भी आंदोलन किया था। हमारे मेव बिरादरी के बहुत सारे लोग वहां पहुंच गए थे आंदोलन में शामिल होने के लिए और इंसाफ की मांग वहां की थी। तो उस आंदोलन को देखते हुए जो पुलिस ने आश्वासन दिया था कि केस दर्ज हो गया है, तो कितने लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, इसके बारे में कुछ पता है? देखिए, FIR मेरे हाथ में नहीं आई है और मैंने FIR को पढ़कर नहीं देखा है। तो FIR को पढ़कर देख रहा था मम्मन MLA जी, और वो मम्मन MLA ये कह रहा था कि हम लाश को जब उठाएंगे जब ये अपराधियों को जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर वो उसको बहुत बारीकी से पढ़ रहा था। वो पुलिस को ये खतरा हुआ कि ये अगर इस FIR को ढंग से पढ़ लिया गया और इसमें और कुछ थोड़े बहुत तरमीम करने की जरूरत पड़ी तो तरमीम हो गई तो फिर शायद हमारी खैर नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने उस आदमी के धक्के मारे और उसके साथ साथ सैकड़ों आदमियों को धक्के मारे, उसके परिजनों के धक्के मारे, मम्मन के धक्के मारे, सारे लोगों के धक्के मारे। और जिस तरह से ऐसे चीख रहे थे जैसे कोई जो जंगलों में जो लोग रहने वाले हैं, जिस तरह से वो चीख रहे हैं उस तरह से पुलिस चीख रही थी। तो ये पहली बात तो ये है कि मैं तो इसके खिलाफ भी मानव अधिकार में जाऊंगा कि क्या पुलिस का रवैया यही है कि कोई आदमी अपने मकतूल की और अपने उसके लिए इंसाफ मांगे तो उनको धक्के मारो। और हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत जिसमें जाकर वो जो है मम्मन खां बैठता है उसका भी लिहाज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हरियाणा विधानसभा की तौहीन की है पुलिस ने। ये मानव अधिकार का मसला है, किसको भी हम उठाएंगे। तो मौलाना साहब, जब मम्मन MLA साहब को जब धक्के दिए जा रहे थे तो वहाँ और भी हमारे जो मेवात के नेता MLA हैं और जो ex MLA हैं वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो परेशानी तो यही है ना कि वो खामोश खड़े रहे वहाँ। नहीं, उनको ये चाहिए था कि भाई अगर मम्मन को तुम गाड़ी में डाल रहे हो तो हमें भी डालो, हम सब के सब चलेंगे। तो ये खामोशी कौम को कहाँ तक ले जाएगी? ये खामोशी कौम को मायूसी की तरफ ले जा रही है। और एक बात मैं और कह दूं और सुन लो सारे लोग
ये बात कहना छोड़ दो कि भाई उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं के अफसर हैं, उन्हीं का वो है। नहीं, ये मुल्क सबके साझे का है। जितना एक उसका साझा है उतना ही मेरा भी साझा है। और इस संविधान में, जो हमारा संविधान है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में संविधान को बनाया गया, वो संविधान जितनी इंसाफ की गारंटी दूसरे आदमी को देता है, इतनी गारंटी मुझे भी देता है। इसलिए मुझे इस चीज में कोई कहीं कमजोरी नहीं है कि कौन कौन अफसर है, कौन एमएलए है, कौन वो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है उसके उनके वो भी उसी धारा के तहत चलेगा, और अगर मेरा जैसा गरीब आदमी और आम आदमी है तो वो भी उसी धारा के तहत चलेगा। तो मौलाना साहब, सैकुल को यहाँ से उठाया गया, किस जुर्म के तहत पुलिस ने उनको उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे हो गई पुलिस की कि बिना किसी थाने का सहारा लिए और एक आदमी को उठा लिया? इसके बारे में आप क्या इसमें बड़ी हैरत हो रही है कि पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। यहाँ गोविंदगढ़ थाने को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? उनका गोविंदगढ़ थाने को साथ क्यों नहीं लिया? साथ लेकर फिर जो उसको गिरफ्तार करते। ये जो है पुलिस ने जो भूल की है, इस पर हम जो है कानूनदान लोगों से हम मशवरा करेंगे। हम हाई कोर्ट के वकीलों से मशवरा करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मशवरा करेंगे, और उसके लिए हम जो है हम अपील करेंगे लोगों से, सारे लोगों से, कि ये जो है उसका बाप और उसके भाई मुकदमे का वार उन पर नहीं पड़े, बल्कि हम हिंदू मुसलमान सारे लोगों से अपील करेंगे कि मुकदमा जो है उसकी तरफ से, सैकुल की तरफ से मुकदमा सारे लोग मिलकर लड़ें। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब बड़ी तादाद में परसों के दिन वहाँ हिंदू लोग मौजूद थे टीकरी के, और मुझे उन्होंने वहाँ हिम्मत दिलाई इस बात की कि आप जो है खड़े हो जाइए, हम सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। और जब मैं ये कह रहा था कि पुलिस अगर कहीं गड़बड़ करे, कहीं जो है पोस्टमार्टम में अगर कोई गड़बड़ हो गई, तो उसके बाद अगर हो सकता है गिरफ्तारी नहीं हो। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा जी आप बताओ क्या करोगे? मैंने कहा हम आंदोलन करेंगे। तो सारे लोगों ने कहा, वहाँ के आसपास के लोग भी, दलित भी थे, वहाँ मुसलमान भी थे और सिख भी थे, और इस गांव के जो है राजपूत भी थे, और सारे लोग थे। उन्होंने सब ने मिलकर ये कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जो है हम गोविंदगढ़ में आंदोलन करेंगे, और अगर हमें जरूरत पेश आई तो यहाँ इसमें फरीदाबाद में आंदोलन करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं जब तक जो है मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आए दिन ऐसी वारदातें हो रही हैं, और अगर आगे भी ऐसी वारदातें होती हैं, कैसे अंकुश लगाया जाए इस पे? उसके लिए पहले तो हम जनसंपर्क करेंगे पूरे मेवात में, और मेवात में जनसंपर्क के लिए हम जो है जितने भी कौमें बसती हैं मेवात में, वो चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे मेव हो, चाहे दलित हो, चाहे राजपूत, जो भी हैं, सारे लोगों से हम जनसंपर्क करेंगे और उनसे हम ये राय मांगेंगे कि भाई इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है हमें जो है कुछ ऐसे लोग तैयार करने पड़े जो ऐसे लोगों की निगरानी करें, और ऐसे लोग आए तो उनको पकड़कर फौरन पुलिस की कस्टडी में दिया जाए कि ये कौन लोग हैं जो पुलिस की वर्दी पहन कर आए हैं। इंशाल्लाह हम आगे चलकर ये भी करने के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब, पुलिस का भी ये आरोप रहता है कि एक तो गाय का मसला आता है और एक ये फ्रॉडबाजी का मसला आता है, ब्लैकमेलिंग का मसला आता है। तो आप इन दो मसलों पर अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने समाज को ये कहना चाहेंगे कि गाय आप पालें दूध के लिए, शौक से पालें। अगर गाय को दूध के लिए पालने पर कोई पुलिस वाला बदतमीजी करता है तो उससे तो इंशाल्लाह हम निपटेंगे, लेकिन गौ कुशी के सहारे भी नहीं जाए कोई आदमी। एक बात तो ये कहेंगे। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो लड़के, अगर हमारे कोई लड़के भटक गए हैं और फ्रॉडबाजी का काम कर रहे हैं, हम उनके लिए टीम तैयार करेंगे कि जो फ्रॉडबाजी करता हुआ पाया जाए और जिसके बारे में जरा सा भी शक हो जाए कि फ्रॉड कर रहा है, उनको हम जो भी रोकने के तरीके हैं उन रोकने के सारे तरीकों को अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जो है उनको बेईमानी की छूट दे दें। और इस्लाम में यह है कि अगर आपको जो 1 रुपया पड़ा पाया है उसको उठाओ मत, और अगर आपने उठा लिया है तो फिर उसके मालिक को तलाश करो, और उसका मालिक नहीं मिला है तो 2 साल तक उसकी आवाज़ लगाते रहो। 2 साल बाद अगर उसका मालिक नहीं मिलता है तो उसको गरीबों में तकसीम कर दो। ये हमारे लिए हुक्म दिया गया। ये कैसे जायज़ हो जाएगा कि फ्रॉडबाजी कर जो पैसे कमाएं? इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, और ना इस्लाम में गुंजाइश है और ना हमारे समाज में गुंजाइश है। ऐसे लोगों को हम रोकने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारे उपाय करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब ने जो बातें हमें बताई हैं, शायद ये हमने अभी तक किसी वीडियो में भी नहीं देखी है कि मम्मन एमएलए साहब के साथ किस लिए बदतमीजी की गई थी।
उसके बारे में पूरी जानकारी आज मौलाना साहब ने दी है। और जो गाय के ऊपर आरोप लगता है, इस आरोप से मुक्त होने के लिए अपने आप को गाय से दूर रखो। और जो एक फ्रॉडबाजी का आरोप लगता है, तो मैं आप सभी भाइयों से, सभी नौजवानों से यही अपील करूंगा कि फ्रॉडबाजी को छोड़ो और अपने ईमानदारी का जो पैसा कमाओ, मेहनत करो और ईमानदारी से खाओ, ईमानदारी की ज़िंदगी जियो। कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके, इस तरह से अपना जीवन गुजारना है, ताकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी एक अच्छा संदेश हम दे सकें। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि जिस तरह का भी कोई यहाँ कदम उठाया जाए, उसमें सारे लोग साथ दें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि हमारे ऊपर कोई आगे चलकर इस तरह का हमला ना कर सके जिस तरह हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो मिलते हैं भाई किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।